विद्यार्थियों, मैं रुबेन सरन माथुर, सहायक आचार्य आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंध ईएफएम राजकीय शाकंभर स्नातकोत्तर महाविद्यालय सांबरलेक जयपुर आपका आज के इस ई लेक्चर में स्वागत है। विद्यार्थियों, पिछले ई लेक्चर्स में हमने बीकॉम तृतीय वर्ष बीकॉम थर्ड ईयर के अंतर्गत ईएफएम विषय के पेपर ग्रामीण विकास एवं सहकारिता के अंतर्गत हमने सहकारिता के विषय में पढ़ा था और आज के ई लेक्चर में विद्यार्थियों हम उपभोक्ता सहकारिता के विषय में पढ़ने जा रहे हैं, यानी कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स। विद्यार्थियों, विश्व का प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी चीज का उपभोग अवश्य करता है। उपभोग मानव जाति की सहज प्रक्रिया है, अतः उत्पादक व उपभोक्ता के मध्य निकट का संबंध होना आवश्यक है। इस प्रकार एक उपभोक्ता सहकारी समिति वह है जो कि व्यक्तियों द्वारा उपभोक्ताओं के रूप में संगठित की जाती है। यानी इस प्रकार एक उपभोक्ता सहकारी समिति, जिसके बारे में हम आज पढ़ने जा रहे हैं, उपभोक्ता सहकारी समिति वह है जो कि व्यक्तियों द्वारा उपभोक्ताओं के रूप में संगठित की जाती है, ताकि फुटकर कीमत में से मध्यस्थ का लाभ बचाया व हटाया जा सके, ताकि फुटकर कीमत में से मध्यस्थ का लाभ बचाया व हटाया जा सके। उत्पादक व उपभोक्ता के बीच मध्यस्थों की एक कड़ी होती है जो उत्पादक के माल को अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाते हैं। इस प्रकार माल उपभोक्ता तक पहुंचने से पूर्व कई हाथों से हम देखते गुजरता है। इन मध्यस्थों की सेवाएं वस्तुओं की कीमत में जुड़ जाती है, जिससे वस्तुओं की कीमत प्राय ऊंची हो जाती है, यानी वस्तुओं की कीमत इनके कारण बढ़ जाती है और उपभोक्ताओं को हानि होती है। इस हानि से बचने के लिए सभी उपभोक्ता संगठित होकर सहकारी समितियों के माध्यम से अपनी उपभोग की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। इन्हें उपभोक्ता सहकारी समितियां कहा जाता है। विद्यार्थियों, रॉबर्ट ओवन के अनुसार यदि आप स्वयं ही अपने व्यापारी और निर्माता बन जाएं, तो स्वयं को अच्छी से अच्छी किस्म की वस्तुएं न्यूनतम कीमत पर सप्लाई कर सकेंगे। रॉबर्ट ओवन कहते हैं कि यदि आप स्वयं ही अपने व्यापारी और निर्माता बन जाएं, तो स्वयं को अच्छी से अच्छी किस्म की वस्तुएं न्यूनतम कीमत पर सप्लाई कर सकेंगे। उनका मानना था कि उपभोक्ताओं को संगठित होकर थोक में क्रय करना चाहिए और फिर वस्तुएं आपस में वितरित कर लेनी चाहिए। ऐसा करने पर ही सीमित आय से अधिक आवश्यकताएं व अच्छी उपभोग वस्तुएं प्राप्त की जा सकती हैं। वर्तमान में हम देखते हैं कि उपभोक्ता मध्यस्थों से बचने व उत्तम किस्म की वस्तुएं उचित मूल्य पर प्राप्त करने के लिए सहकारी समितियां गठित करने लगे। विद्यार्थियों, प्राय यह देखने में आया है कि मध्यस्थ वर्ग उपभोक्ताओं का अनेक तरीकों से शोषण करते हैं, जैसे वस्तुओं में मिलावट करके, कम तोल करके, वस्तुओं की कालाबाजारी करके, ऊंची कीमत वसूल करके आदि। कैसे करके? मिलावट करके, कम तोल करके, वस्तुओं की कालाबाजारी करके, ऊंची कीमतें वसूल करके। उपभोक्ता सहकारी समितियां इन सब बुराइयों को समाप्त कर देती हैं। भारत जैसे देश में जहां कल्याणकारी राज्य की कल्पना की गई है, वहां इन समितियों का विशेष महत्व है। विद्यार्थियों, उपभोक्ता सहकारिता का अर्थ एवं परिभाषा हम समझेंगे कि उपभोक्ता सहकारिता का अर्थ और परिभाषा क्या है। विद्यार्थियों, उपभोक्ता सहकारी समितियां उपभोक्ताओं का एक ऐसा स्वैच्छिक संगठन है जो उपभोग वस्तुओं तथा सेवाओं की पूर्ति करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। उपभोक्ता सहकारी समितियां उपभोक्ताओं का एक ऐसा स्वैच्छिक संगठन है जो उपभोग वस्तुओं तथा सेवाओं की पूर्ति करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है।
जिसमें उपभोक्ता सीधे निर्माताओं से थोक मात्रा में वस्तुएं खरीदकर आवश्यकता अनुसार वितरित कर लेते हैं। इससे उपभोक्ताओं को आवश्यक वस्तुएं शुद्ध, सही तौल व उचित कीमत पर उपलब्ध हो जाती है। उपभोक्ता सहकारी समिति की परिभाषा देते हुए प्रोफेसर एस.बी. राव कहते हैं, सहकारी उपभोक्ता भंडार उपभोक्ताओं का एक आर्थिक संघ है जिसका प्रबंध उपभोक्ताओं द्वारा जनतांत्रिक ढंग से उनकी घरेलू उपभोग संबंधी आवश्यकताओं एवं सेवाओं को प्रदान करने के लिए किया जाता है। यानी इस संबंध में प्रोफेसर एस.बी. राव कहते हैं, प्रोफेसर एस.बी. राव वो कहते हैं कि सहकारी उपभोक्ता भंडार वो कहते हैं कि सहकारी उपभोक्ता भंडार उपभोक्ताओं का एक आर्थिक संघ है जिसका प्रबंध उपभोक्ताओं द्वारा जनतांत्रिक ढंग से उनकी घरेलू उपभोग संबंधी आवश्यकताओं एवं सेवाओं को प्रदान करने के लिए किया जाता है। यानी प्रोफेसर एस.बी. राव कहते हैं उपभोक्ता सहकारिता वो कहते हैं कि उपभोक्ता सहकारिता की परिभाषा देते हुए वो कहते हैं, सहकारी उपभोक्ता भंडार की परिभाषा देते हुए प्रोफेसर एस.बी. राव कहते हैं कि सहकारी उपभोक्ता भंडार उपभोक्ताओं का एक आर्थिक संघ है जिसका प्रबंध उपभोक्ताओं द्वारा जनतांत्रिक ढंग से उनकी घरेलू उपभोग संबंधी आवश्यकताओं एवं सेवाओं को प्रदान करने के लिए किया जाता है। दूसरी परिभाषा एएम कार्य
सॉडर्स ने दी है, एएम कार्ल सॉडर्स। वो कहते हैं कि उपभोक्ता सहकारी समितियां उपभोक्ता के नियंत्रण में गठित स्वैच्छिक संगठन है। दूसरी परिभाषा विद्यार्थियों यहाँ पे एएम कार्ल सॉडर्स ने दी है। वो कहते हैं कि उपभोक्ता सहकारी समितियां उपभोक्ता के नियंत्रण में गठित स्वैच्छिक संगठन है जो उत्पादन, थोक बिक्री तथा वितरण के उद्देश्य से कार्य करती है। स्थानीय फुटकर समितियां मुख्य रूप से फुटकर वितरण में व्यस्त रहती हैं, जबकि थोक संघ उत्पादन और फुटकर समितियों के लिए माल क्रय करते हैं तथा संबंधित सदस्यों को अनेक सेवाएं प्रदान करते हैं। तीसरी परिभाषा वी.सी. रामकृष्ण अय्यर ने दी है। वो कहते हैं कि सहकारी संगठन में क्रेता और विक्रेता अपनी सामूहिक और व्यक्तिगत क्षमताओं में एक ही व्यक्ति होते हैं। वे कहते हैं कि प्रोफेसर इसमें जो तीसरी परिभाषा दी है वी.सी. रामकृष्ण अय्यर ने, वो कहते हैं कि सहकारी संगठन में क्रेता और विक्रेता अपनी सामूहिक और व्यक्तिगत क्षमताओं में एक ही व्यक्ति होते हैं। सदस्य सामूहिक रूप से वस्तुओं की बिक्री सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से करते हैं। संपूर्ण व्यापार का प्रबंध एवं संचालन सदस्यों द्वारा ही किया जाता है। इन परिभाषाओं के आधार पर विद्यार्थियों हम निष्कर्ष के रूप में ये कह सकते हैं कि उपभोक्ता सहकारी समिति एक ऐसा संगठन है जो सहकारी सिद्धांतों पर बनाया गया है तथा जिसका उद्देश्य अपने सदस्य उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर स्वच्छ एवं शुद्ध वस्तुएं एवं सेवाएं उपलब्ध करवाना है ताकि उन्हें मध्यस्थों के शोषण से मुक्त किया जा सके। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं, कैसे हम उपभोक्ता सहकारी उपभोक्ता भंडारों को कैसे परिभाषित करेंगे कि उपभोक्ता सहकारी समिति एक ऐसा संगठन है। यहां पे हम उपभोक्ता सहकारी समिति को परिभाषित कर रहे हैं। उपभोक्ता सहकारी समिति उनको हम यहां परिभाषित कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि उपभोक्ता सहकारी समिति, हम निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि उपभोक्ता सहकारी समिति एक ऐसा संगठन है जो सहकारी सिद्धांतों पर बनाया गया है तथा जिसका उद्देश्य यहां पे उपभोक्ता सहकारी समिति उपभोक्ता सहकारी समिति एक ऐसा संगठन है जो सहकारी सिद्धांतों पर बनाया गया है तथा जिसका उद्देश्य एक ऐसा संगठन है। उपभोक्ता सहकारी समिति एक ऐसा संगठन है जो सहकारी सिद्धांतों पर बनाया गया है तथा जिसका उद्देश्य अपने सदस्य उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर स्वच्छ एवं शुद्ध वस्तुएं एवं सेवाएं उपलब्ध करवाना है ताकि उन्हें मध्यस्थों के शोषण से मुक्त किया जा सके। उपभोक्ता सहकारी समिति एक ऐसा संगठन है जो सहकारी सिद्धांतों पर बनाया गया है तथा जिसका उद्देश्य अपने सदस्य उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर स्वच्छ एवं शुद्ध वस्तुएं एवं सेवाएं उपलब्ध करवाना है ताकि उन्हें मध्यस्थों के शोषण से मुक्त करवाया जा सके। निष्कर्ष, अब हमने उपभोक्ता सहकारी समिति का अर्थ और परिभाषा देखी। तो अब हम देखेंगे उपभोक्ता सहकारी समिति के उद्देश्य, उपभोक्ता सहकारिता के उद्देश्य। उपभोक्ता सहकारिता के उद्देश्य, तो पहला यहां पे जो उद्देश्य है विद्यार्थियों वो है बिचौलियों को समाप्त करना। बिचौलियों को
विद्यार्थियों, एबोल्यूशन ऑफ मिडलमैन, उपभोक्ताओं को वस्तुएं उचित मूल्य पर प्रदान करने के लिए बिचौलियों को समाप्त करना आवश्यक है। इन मध्यस्थों को उपभोक्ता सहकारिता के माध्यम से ही समाप्त किया जा सकता है। सरकारी नियंत्रण द्वारा भी इनकी अनुचित कार्रवाइयों पर अंकुश लगाया जा सकता है, परंतु इनमें व्याप्त अनियमितताओं व बुराइयों को उपभोक्ता सहकारी समितियों द्वारा ही जड़ से मिटाया जा सकता है। अतः इन समितियों की स्थापना अति आवश्यक है। दूसरा उद्देश्य है उत्पादकों के एकाधिकार की समाप्ति। दूसरा उद्देश्य है उत्पादकों के एकाधिकार की समाप्ति, उत्पादकों के एकाधिकार की समाप्ति। विद्यार्थियों, अबोलिशन ऑफ प्रोड्यूसर्स मोनोपोली, इन समितियों का दूसरा उद्देश्य बड़े पैमाने के उत्पादकों के एकाधिकार को, उनकी मोनोपोली को समाप्त करना है, जिससे उपभोक्ताओं को उनके एकाधिकारिक तथा प्रतिबंधात्मक व्यापारिक व्यवहारों से मुक्त कर रहे हैं। तीसरा, मांग व पूर्ति में संतुलन। मांग व पूर्ति में संतुलन। बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। तो विद्यार्थियों, तीसरा उद्देश्य है उपभोक्ता सहकारी समितियों का मुख्य उद्देश्य मांग व पूर्ति में संतुलन बनाए रखना है। जब उपभोक्ता स्वयं सहकारी आधार पर माल का वितरण करेंगे तो मांग व पूर्ति में संतुलन होना स्वाभाविक है। इससे वस्तुओं के मूल्यों में स्थिरता रहेगी। चौथा उद्देश्य उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति में वृद्धि। उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति में वृद्धि। इंक्रीज इन कंज्यूमर्स परचेजिंग पावर। विद्यार्थियों, उपभोक्ता सहकारी समितियों द्वारा सही मूल्य पर शुद्ध वस्तुएं उपलब्ध कराने का परिणाम यह होता है कि उपभोक्ता की क्रय शक्ति में वृद्धि हो जाती है। वे अपनी पहले जितनी आय में अब वे अधिक वस्तुएं क्रय कर सकते हैं। वे अपनी पहले जितनी आय में अब अधिक वस्तुएं क्रय कर सकते हैं। पांचवा उद्देश्य छोटे उत्पादकों को संरक्षण। छोटे उत्पादकों को संरक्षण। प्रोटेक्शन टू स्मॉल प्रोड्यूसर्स। विद्यार्थियों, कभी कभी छोटे उत्पादकों को अपना माल बेचने के लिए लागत से भी कम मूल्य पर वस्तुएं बेचनी पड़ती हैं, जिससे उन्हें लाभ के स्थान पर हानि होती है। अतः छोटे उत्पादकों के हितों की सुरक्षा उपभोक्ता समितियों द्वारा निश्चित मूल्य निर्धारण करके ही की जा सकती है। छठा उद्देश्य अवांछित व्यापारिक प्रवृत्तियों पर अंकुश। अवांछित व्यापारिक प्रवृत्तियों पर अंकुश। प्रवृत्तियों पर अंकुश। चेक ऑन इलीगल। विद्यार्थियों, अवांछित व्यापारिक प्रवृत्तियों पर अंकुश, यानी व्यापारी लोग उपभोक्ताओं को कम तोल
मिलावट व कालाबाजारी द्वारा शोषण करते हैं। किसके द्वारा? कम तोल, मिलावट व कालाबाजारी आदि, इसके द्वारा वो उपभोक्ताओं का शोषण करते हैं और स्वयं अवांछित लाभ कमाते हैं। अतः उपभोक्ता सहकारी समितियों द्वारा इन बुराइयों को समाप्त करके शुद्ध व सही मूल्य पर वस्तुएं उपलब्ध करवाई जाती है। सातवां बिंदु, सातवां यहां पे उद्देश्य है, वो है मितव्ययता व बचत को प्रोत्साहन। मितव्ययता व बचत को प्रोत्साहन। मितव्ययता व बचत को प्रोत्साहन। विद्यार्थियों, टू एनकरेज इकोनॉमिक एंड सेविंग, सहकारी उपभोक्ता भंडारों में वस्तुएं उधार नहीं मिलती किंतु सही मूल्य पर मिलती है। अतः अधिकांश उपभोक्ता आवश्यक वस्तुएं इन्हीं भंडारों से खरीदते हैं। दूसरी ओर व्यापारी लोग उधार देने का लालच देते हैं और वस्तुओं का मनमाना मूल्य वसूलते हैं। हमने देखा है कई बार। इस प्रकार सहकारिता में वस्तु उधार न मिलने के कारण बचत को प्रोत्साहन मिलता है। अब विद्यार्थियों हम बात करेंगे 8वें बिंदु की। तो 8वां बिंदु है विद्यार्थियों, यहां पे जो उद्देश्य है उपभोक्ता सहकारिता का, मूल्यों में स्थिरता। मूल्यों में स्थिरता, प्राइस स्टेबिलिटी, प्राइस स्टेबिलिटी। मूल्यों में स्थिरता, मूल्यों में स्थिरता यानी प्राइस स्टेबिलिटी। हमारे देश में व्यापारीगण अनायास ही मूल्यों में मनमानी वृद्धि कर देते हैं, जिससे उपभोक्ता की स्थिति दयनीय हो जाती है। उपभोक्ता भंडार इन मध्यस्थों को समाप्त करने व मूल्य वृद्धि पर रोक लगाने का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। उपभोक्ता समितियां माल का स्टॉक कर लेती हैं तथा जैसे ही व्यापारी लोग मूल्य वृद्धि करते हैं, जैसे ही व्यापारी यानी उपभोक्ता सहकारी समितियां माल स्टॉक कर लेती हैं और तथा जैसे ही व्यापारी लोग मूल्य वृद्धि करते हैं, बाजार में स्टॉक निकालकर उचित मूल्य पर उपभोक्ता को वस्तुएं उपलब्ध करवाती हैं। इससे स्वतः ही मूल्य वृद्धि पर प्रतिबंध लग जाएगा। इस प्रकार ये समितियां मूल्यों में स्थिरता बनाए रखती हैं। 9वां बिंदु यहां पे है सही मूल्य पर वस्तुओं की पूर्ति। सही मूल्य पर वस्तुओं की पूर्ति यानी सप्लाई ऑफ गुड्स एट फेयर प्राइस। उपभोक्ता सहकारी भंडारों का एक उद्देश्य उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर शुद्ध वस्तुएं उपलब्ध करवाना भी है। 10वां बिंदु सुव्यवस्थित वितरण प्रणाली। सुव्यवस्थित वितरण प्रणाली। वितरण प्रणाली सिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। उपभोक्ता सहकारी समितियों को वितरण की सुव्यवस्थित प्रणाली स्थापित करनी चाहिए। व्यापारी लोग वस्तुओं का संग्रह करके बाजार में कृत्रिम अभाव की स्थिति पैदा कर देते हैं।
इससे कालाबाजारी को प्रोत्साहन मिलता है। इस समस्या के समाधान के लिए सहकारी उपभोक्ता भंडार वस्तुओं व सेवाओं की निरंतर पूर्ति को सुनिश्चित करके वितरण की प्रभावी व्यवस्था कर सकते हैं। इस समस्या के समाधान के लिए सहकारी उपभोक्ता भंडार वस्तुओं व सेवाओं की निरंतर पूर्ति को सुनिश्चित करके वितरण की प्रभावी व्यवस्था कर सकते हैं। 11वां बिंदु, सदस्यों में परस्पर सहयोग। सदस्यों में परस्पर सहयोग। सदस्यों में परस्पर सहयोग। कॉपरेशन अमंग मेंबर्स। सदस्यों में परस्पर सहयोग बढ़ाने के लिए भी उपभोक्ता सहकारी समिति की स्थापना आवश्यक है। सदस्यों में परस्पर सहयोग बढ़ाने के लिए भी उपभोक्ता सहकारी समितियों की स्थापना आवश्यक है। उपभोक्ता सहकारिता के उद्देश्यों का अध्ययन करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि मूल्य नियंत्रण तथा सुव्यवस्थित वितरण व्यवस्था बनाए रखने के लिए उपभोक्ता सहकारिता की स्थापना वांछनीय है। अब विद्यार्थियों, हम पढ़ेंगे उपभोक्ता सहकारिता का उद्गम तथा विकास कैसे हुआ। उपभोक्ता सहकारिता का उद्गम तथा विकास। अभी हमने इनके उद्देश्य पढ़े उपभोक्ता सहकारिता के, तो उन उद्देश्यों को आपको याद होना चाहिए कि वो क्या क्या उद्देश्य हैं। तो विद्यार्थियों, वो उद्देश्य है, पहला जो उद्देश्य था हमारा वो था उपभोक्ता सहकारिता का बिचौलियों को समाप्त करना। दूसरा, उत्पादकों के एकाधिकार की समाप्ति। तीसरा, मांग व पूर्ति में संतुलन। चौथा, उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति में वृद्धि। पांचवा, छोटे उत्पादकों को संरक्षण। छठा, अवांछित व्यापारिक प्रवृत्तियों पर अंकुश। सातवां, मितव्ययता व बचत को प्रोत्साहन। आठवां, मूल्यों में स्थिरता। नवां, शुद्ध व सही मूल्य पर वस्तुएं। 10वां, सुव्यवस्थित वितरण प्रणाली। 11वां, सदस्यों में परस्पर सहयोग। इस प्रकार उपभोक्ता सहकारिता की ये 11 उद्देश्य हमने पढ़े। अब हम पढ़ेंगे उपभोक्ता सहकारिता का उद्गम तथा विकास कैसे होगा। विद्यार्थियों, उपभोक्ता सहकारी समितियों का आरंभ सर्वप्रथम इंग्लैंड में स्थित रॉकडेल नामक नगर के कुछ उत्साही तथा कार्यशील व्यक्तियों के द्वारा किया गया। इसके पश्चात 21 दिसंबर 1844 में बुनकरों ने मिलकर एक सहकारी भंडार की स्थापना करी, जो रॉकडेल सोसाइटी ऑफ इक्विटेबल पॉइनर्स के नाम से विख्यात हुआ। इस भंडार की सफलता से प्रेरित होकर यूरोप के अन्य देशों में भी उपभोक्ता सहकारिता का आरंभ हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात सहकारी भंडारों ने खाद्य सामग्री तथा ईंधन की पर्याप्त व्यवस्था करके उनके मूल्यों को नियंत्रित करने में विशेष सहायता प्रदान की। उपभोक्ता सहकारिता के माध्यम से बड़े पैमाने के लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। उपभोक्ता सहकारिता का विकास पूर्वी यूरोपीय देशों में सबसे अधिक हो रहा है। विद्यार्थियों, उपभोक्ता सहकारी भंडारों का संगठन व ढांचा। अब हम पढ़ेंगे उपभोक्ता सहकारी भंडारों का संगठन एवं ढांचा। विद्यार्थियों, भारत में
उपभोक्ता सहकारी समितियों का स्वरूप या ढांचा सभी राज्यों में एक समान नहीं है। हमारे देश में मुख्यतः दो प्रकार के संगठन हमें देखने को मिलते हैं। तो पहला है एकात्मक स्वरूप, पहला है एकात्मक स्वरूप यानी यूनिटरी। तो एकात्मक संगठन स्वरूप में एक केंद्रीय भंडार, एकात्मक संगठन स्वरूप में एक केंद्रीय भंडार स्थापित किया जाता है जो अपनी शाखाओं के माध्यम से कार्य करता है। इस स्वरूप में देश के विभिन्न भागों में स्थापित प्राथमिक उपभोक्ता भंडार अपने आप को एक थोक भंडार से संबद्ध कर लेते हैं, एक थोक भंडार से संबद्ध कर देते हैं। वो अपने आप को एक थोक भंडार से, यानी इस स्वरूप में देश के विभिन्न भागों में स्थापित प्राथमिक उपभोक्ता भंडार अपने आप को एक थोक भंडार से संबद्ध कर लेते हैं। इस प्रकार के संगठन को बड़े पैमाने के उत्पादन के सभी लाभ प्राप्त होते हैं। बड़े पैमाने के उत्पादन व मशीनों के प्रयोग के कारण उत्पादन लागत कम आती है। इसकी नीतियों, कीमतों एवं कर्मचारी व्यवस्था में एक रूपता पाई जाती है। दूसरा है विद्यार्थियों संघात्मक स्वरूप। संघात्मक स्वरूप यानी फेडरल स्ट्रक्चर, फेडरल सहकारिता के स्वरूप में फेडरल स्ट्रक्चर, ये यूनिटरी था, ये फेडरल। विद्यार्थियों, सहकारिता के इस स्वरूप में एक विशाल केंद्रीय शहरी उपभोक्ता भंडार शहर के विभिन्न भागों में अपनी शाखाएं खोलकर उनके माध्यम से व्यापार करता है। यानी सहकारिता के इस स्वरूप में एक विशाल केंद्रीय शहरी उपभोक्ता भंडार शहर के विभिन्न भागों में अपनी शाखाएं खोलकर उनके माध्यम से व्यापार करता है। इस स्वरूप में योग्य कर्मचारियों की नियुक्ति संभव होने से कार्य कुशलता में वृद्धि होने लगती है। यदि उत्पादकों द्वारा मिलावट आदि की जाने लगे तो ऐसे संगठन स्वयं उत्पादन प्रारंभ कर देते हैं। इसमें स्वायत्तता, विकेंद्रीकरण एवं सदस्यों में सहकारिता की भावना का विकास संबंधी गुण पाए जाते हैं। तीसरा स्वरूप है मिश्रित स्वरूप। मिश्रित स्वरूप इन दोनों स्वरूपों के अतिरिक्त तीसरा इन दोनों का मिला जुला स्वरूप है। इस प्रकार के स्वरूप में केंद्रीय भंडार व्यक्तिगत सदस्यों की अतिरिक्त प्राथमिक भंडारों को भी सदस्यता प्रदान करता है। इस प्रकार के स्वरूप में केंद्रीय भंडार व्यक्तिगत सदस्यों के अतिरिक्त प्राथमिक भंडारों को भी सदस्यता प्रदान करता है। विद्यार्थियों, अब हम इसका ढांचा देखेंगे। सबसे ऊपर राष्ट्रीय, भारत में इनका ढांचा क्या है? सबसे ऊपर राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ। राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ फिर आता है नेशनल, सबसे ऊपर है राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ, नेशनल कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव फेडरेशन। फिर उपभोक्ता समितियों का राज्य स्तरीय संघ, उपभोक्ता समितियों का
उपभोक्ता समितियों का राज्य स्तरीय संघ। तीसरा, थोक उपभोक्ता समितियां। चौथा, विभागीय भंडार तथा सुपर बाजार। विभागीय भंडार तथा सुपर बाजार। या प्राथमिक सहकारी समितियां। प्राथमिक सहकारी समितियां। तो देखिए विद्यार्थियों, किस प्रकार से उपभोक्ता सहकारिता का ढांचा होता है। भारतीय उपभोक्ता सहकारिता के संगठन का वर्तमान स्वरूप इस प्रकार है। पहला, सबसे ऊपर राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ यानी नेशनल कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव फेडरेशन। फिर उपभोक्ता समितियों का राज्य स्तरीय संघ स्टेट फेडरेशंस। फिर थोक उपभोक्ता समितियां होलसेल कंज्यूमर सोसाइटीज। फिर विभागीय भंडार तथा सुपर बाजार या प्राथमिक सहकारी समितियां डिपार्टमेंटल स्टोर्स एंड सुपरमार्केट्स या प्राइमरी कंज्यूमर सोसाइटीज। आगे की लेक्चर्स में हम आगे का अध्ययन करेंगे। आज की लेक्चर इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।